A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस को. हम रिवाइज कर रहे हैं साइंस को थ्रू MCQs. सो ये इसका सेट नंबर 61 है. सो लेट्स स्टार्ट. आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है. ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल का लिंक है, ये मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है. आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर क्विक रिप्लाईज. और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको दिया गया है. इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सभी लेक्चर्स के PDF मिल जाएंगे जिनको आप रिविजन के लिए डाउनलोड कर सकते हो. अगर आप चाहते हैं मेरे बाकी के लेक्चर सीरीज को भी देखना तो उन सब के लिंक भी आपको इसी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. इस सेट का पहला सवाल आपके सामने नजर आ रहा है आपको स्क्रीन पर. इस सवाल में आपसे पूछा जा रहा है डॉप्सन यूनिट्स के बारे में. तो डॉप्सन यूनिट, जिसको हम DU से जानते हैं, इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज. कौन सी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट्स को हम यूज करते हैं. तो वेरी गुड क्वेश्चन. इस तरीके के सवाल जो है आपको मिलते भी हैं अपने एग्जाम में. एक्चुअल एग्जाम में स्टेट PCS इस तरीके के सवाल जरूर पूछ लेता है. तो बताएं डॉप्सन यूनिट जो है वो किसको मेजर करने के लिए यूज की जाती है. डिस्टेंस बिटवीन सेल्स, दो सेल के बीच में डिस्टेंस को देखने के लिए, ओजोन लेयर की थिकनेस देखने के लिए, डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस, एक क्रिस्टल बना हुआ है उसके बीच में जो एटम्स हैं उसके बीच के डिस्टेंस को देखने के लिए, या फिर द अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट. किसी एक जगह पर या चेंबर में कितने अमाउंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है इसको जानने के लिए हम डॉप्सन यूनिट को मतलब मेजर करने के लिए हम उसको यूज करते हैं. बताएं. तो इसका सही जवाब है ओजोन लेयर की थिकनेस नापने के लिए. इस तरीके का सवाल जो है सिमिलर नेचर का हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं. तो ओजोन लेयर की जब थिकनेस हम नापते हैं तो हम उसको डॉप्सन यूनिट में नापते हैं. तो डॉप्सन यूनिट क्या है? आर यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर इन द कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो हम उसकी थिकनेस को नापते हैं. द एवरेज थिकनेस होती है जो ओजोन लेयर की वो होनी चाहिए 300 DU विच इज इक्वल टू 2 कॉइंस सैक्ड. दो जो सिक्के होते हैं हमारे, दो कॉइंस होते हैं, उनको चिपका देंगे तो उनकी जितनी मोटाई होती है उतनी होती है 300 DU डॉप्सन यूनिट. ओके. तो ओजोन होल इन अंटार्कटिका रीजन हैव थिकनेस ऑफ अबाउट 100 DU ऑन एन एवरेज. जहाँ पे अंटार्कटिका में होल हुआ है वहाँ पे एवरेज कितनी थिकनेस बची हुई है ओजोन की? 100 DU. मतलब एकदम पतली सी लेयर बची हुई है ओजोन की वहाँ पर. तो सेलुलर डिस्टेंस आर मेजर मोस्टली इन माइक्रोमीटर. डिस्टेंस बिटवीन एटम्स आर मेजर इन पिकोमीटर्स एंड अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन इज एक्सप्रेस्ड इन एवोग्रेडोस नंबर. जो बाकी के 3 ऑप्शन थे, अगर आपको गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं उसको जानना है तो उसके लिए एवोग्रेडोस नंबर होता है. पिकोमीटर में जो है हम एटम्स के डिस्टेंस मेजर करते हैं और माइक्रोमीटर में हम सेलुलर डिस्टेंस को मेजर करते हैं. सो आई होप इसी सवाल से आपको बहुत सारी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई है. सेल्स के बीच के डिस्टेंस को माइक्रोमीटर में, एटम्स के बीच के डिफरेंस को पिकोमीटर में, और एवोग्रेडो नंबर बताता है आपको कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गैस के प्रेजेंट हैं वहाँ पर. ओके. अगला सवाल जो है आपको इसी सीरीज का उसमें आपसे पूछा जा रहा है सेटल जॉइंट इज प्रेजेंट इन बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग बोन्स. तो कौन सी जो हड्डियां हैं उसके बीच में सेडल जॉइंट प्रेजेंट होता है. तो इस तरीके का जो सवाल है, जब मैंने अपना सेट 1 2 3 जो पढ़ाया था स्टार्टिंग जब हमने की थी इस सीरीज की, तो उस टाइम पे जो मैंने आपको एक दिया है सेट 1 या 2 जो भी है वो, उसमें मैंने आपको डिटेल में सारे जॉइंट्स के बारे में पढ़ाया था. हमारी बॉडी के अंदर कितनी हड्डियां हो सकती हैं, उनके बीच में किस किस तरीके के जॉइंट्स है, वो सारा मैंने आपको फर्स्ट 3 सेट्स में ही कवर किया है. तो जिसको भी कंफ्यूजन है आप मेरे फर्स्ट 1 2 3 सेट जाके जरूर देख लीजिएगा. ओके. तो अभी सवाल में पूछा जा रहा है सेडल जॉइंट कहाँ पर प्रेजेंट है. तो सेडल जॉइंट कहाँ पे प्रेजेंट है पूछ रहे हैं आपसे. कार्पल और मेटाकार्पल्स ऑफ थंब, इन बिटवीन कार्पल्स, ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल. देखिए ये गलत दिया हुआ है ऑप्शन. ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल का तो कोई जॉइंट ही नहीं होता. एंड बिटवीन टिबिया एंड फीमर. टिबिया और फीमर के बीच में वाला जो जॉइंट है वो है. ह्यूमरस एंड पेक्टोरल गिडल के बीच वाला जॉइंट है, कार्पल्स के बीच वाला जॉइंट है, या कार्पल्स और मेटाकार्पल्स के बीच वाला जॉइंट जो है उसको हम सेडल जॉइंट कहते हैं. बताएं. तो इसका जो सही जवाब होगा वो है बिटवीन कार्पल्स एंड मेटाकार्पल्स ऑफ थंब. अगर हम देखते हैं सेडल जॉइंट जो होता है मेटाकार्पल्स ऑफ थंब एंड कार्पल इज अ साइनोवियल जॉइंट. साइनोवियल जॉइंट का मतलब क्या होता है? साइनोवियल जॉइंट का मतलब होता है जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट है. तो दिस इज ऑल्सो नोन एज सेलर जॉइंट एंड दे आर हाईली फ्लेक्सिबल जॉइंट. सैडल जॉइंट भी बोलते हैं इसको हम ना, सैडल जॉइंट बोला जाता है इसको. और ये एक तरीके का साइनोवियल जॉइंट है. साइनोवियल जॉइंट का मतलब क्या होता है? साइनोवियल वो सभी जॉइंट्स होते हैं जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है. अगेन आई एम सेइंग, जिस किसी को भी जॉइंट्स के बारे में डिटेल में आप जानना चाहते हैं तो
सेट नंबर 1, 2, 3 में मैंने आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस किया है। यू कैन गो टू द चैनल और जो उसकी प्ले लिस्ट है उसमें से आप सेट नंबर 1, 2, 3 देख सकते हैं दोबारा। अगर बिटवीन कार्पल्स देखेंगे तो आपको ग्लाइडिंग ज्वाइंट मिलेगा। कार्पल्स और मेटाकार्पल्स क्या होती हैं ये भी मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको सेट में बताया था। अगला जो सवाल है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेप्टाइड हार्मोन इज रिलीज फ्रॉम हार्ट एंड विच हेल्प्स इन डिक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। कौन सा पेप्टाइड हार्मोन है जो हार्ट से रिलीज होता है और वो ब्लड प्रेशर को लोअर करने के काम आता है, डिक्रीज करने के काम आता है। कौन उसको रिलीज करता है? रिलीज करता है उसको हार्ट। कौन सा वो पेप्टाइड हार्मोन है ये आपसे पूछा जा रहा है। बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है। एएनएफ होता है वो, जीआईपी होता है, सीसीके होता है या एफएसएच होता है? बताएं। जिस किसी ने भी मेरी एनसीईआरटी सीरीज देखी है उसमें मैंने जब हार्मोन्स के बारे में पढ़ा रही थी तब मैंने इस हार्मोन को डिस्कस किया था आपसे, तो जिस किसी ने देखी होगी तो उसे याद हो सकता है, तो मे बी वो लोग आप इसका जवाब सही दे पाएंगे। तो एएनएफ जो है इसका राइट जवाब है। एएनएफ जो होता है वो हार्ट से रिलीज होता है। एएनएफ का मतलब है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर। एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर जो है ये वाला जो हार्मोन है ये जब रिलीज होता है हार्ट से तो वो क्या काम करता है? वो लोअर करता है ब्लड प्रेशर को। जो ब्लड प्रेशर जो कि प्रेशर डाल रहा है हार्ट जो है पंप करता है उसको वो लोअर करके रखता है। ये एक पेप्टाइड हार्मोन है विच इज रिलीज बाय हार्ट। एएनएफ इज रिलीज बाय एट्रियल वॉल। जो हमारा एट्रियम और वेंट्रिकल में डिवाइड होता है हार्ट, अगर हम हार्ट का एक रफ स्ट्रक्चर देखते हैं तो हार्ट जो है हमारा 4 चेम्बर्ड है। ऊपर वाले 2 चेम्बर्स को एट्रियम बोलते हैं, नीचे वाले 2 चेम्बर्स को वेंट्रिकल कहते हैं। तो इसे कौन रिलीज करता है? इसको एट्रियल वॉल्स रिलीज करती हैं। एट्रियम इसको रिलीज करता है तो यहाँ से ये रिलीज होता है। तो जीआईपी क्या होता है? जीआईपी एक और हार्मोन दिया हुआ था, तो ये जीआईपी होता है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड। ये कब? व्हेन द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन मीट्स द नीड्स ऑफ सिक्रेटिंग द हायर अमाउंट ऑफ जीआईपी आर रिलीज विच इनहिबिट्स द प्रोडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक हार्मोन। तो ये गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है। गैस्ट्रिक इनहिबिटरी मतलब बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक अगर हार्मोन रिलीज हो रहा है तो ये उसको इनहिबिट करने के लिए रिलीज होता है। जब मैं आपको हार्मोन्स के बारे में बता रही थी तो मैं आपको बता रही थी हाइपोथैलेमस है और एक मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस जो हार्मोन्स रिलीज करती है वो पिट्यूटरी को सिग्नल करते हैं। पिट्यूटरी जो हार्मोन रिलीज करती है वो बाकी के सारे बॉडी ऑर्गन्स को सिग्नल करते हैं। तो इस तरीके के हार्मोन्स बॉडी के अंदर रिलीज होते हैं जो कहते हैं कि अब और हार्मोन रिलीज करो, जो ये कहते हैं कि और हार्मोन रिलीज मत करो। तो इस तरीके का हमारी बॉडी में बहुत अच्छा मैकेनिज्म होता है जो कि हार्मोन के फंक्शन को रेगुलेट करता है। और हार्मोन अल्टीमेटली हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को रेगुलेट करते हैं। हम जो कुछ भी काम करते हैं वो समझ लीजिए कि हमारे हार्मोन बैलेंस के साथ में ही चल रहा है, राइट। दूसरा कौन सा था? सीसीके क्या था? सीसीके था कॉलिसिस्टोकाइनिन। तो कॉलिसिस्टोकाइनिन क्या करता है? एक्ट ऑन पैंक्रियाज एज वेल एज गॉल ब्लैडर एंड स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड बाइल जूस। तो सीसीके पैंक्रियाज से में जो है गॉल ब्लैडर और पैंक्रियास दोनों पे रिलीज करता है। एफएसएच होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कब प्रोड्यूस होता है? बोथ मेल्स एंड females but have different effect on them. FSH along with LH are essential for reproductive health. तो FSH जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो सवाल है आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा है उसमें आपसे पूछा जा रहा है रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो है वॉज लॉन्च इन द स्पेस। 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। जेम्स वेब रिसेंटली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ये जो है स्पेस टेलीस्कोप है जेम्स वेब के नाम से, ये लॉन्च किया गया 25 दिसंबर 2021 को बाय नासा इन ऑर्डर टू रिप्लेस हबल स्पेस टेलीस्कोप। जो पहले वाला जो हबल स्पेस एक टेलीस्कोप था ऑलरेडी जो हमारे पोजीशन था स्पेस में, उसको रिप्लेस करके जेम्स वेब टेलीस्कोप भेज दिया गया। अब आपसे पूछा जा रहा है विच वॉज द की फीचर विच मेक्स JWST जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसको हबल स्पेस टेलीस्कोप से अलग जो करता है वो हमें बताइए। इसके इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इसको रिप्लेस करने के लिए भेजा है तो ये बता रहे हैं। पहला ऑप्शन है इट हैज़ लार्ज ऑर्बिट, इट कैन सी लार्जर स्पेक्ट्रम ऑफ इंफ्रारेड, इट हैज़ लेसर ऑर्बिटिंग पीरियड, नन ऑफ द अबव। अब ये वाला सवाल कहाँ से आया और आपको इस तरीके के सवालों को कैसे पता चलेगा? तो ये करंट अफेयर्स से सवाल है। लेटेस्ट न्यूज़ में जो सवाल आ रहा है उसके बारे में अगर कोई भी साइंस टेक्नोलॉजिकल जो डेवलपमेंट हो रही है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके अंदर क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं, क्या अगर रिप्लेस किया गया कुछ तो इसके अंदर एडवांस टेक्नोलॉजी होगी जिसके लिए इसको रिप्लेस करके इसको लगाया गया है। तो इसके अंदर क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसके अंदर जो है इसका ऑप्शन 2 जो है वो इसका सही जवाब है। इट कैन सी इन लार्जर स्पेक्ट्रम इन इंफ्रारेड। तो ये इंफ्रारेड के लार्जर स्पेक्ट्रम में भी देख सकता है। ओके, तो
ये देख लीजिए, JWST नेम आफ्टर वन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ नासा. JWST हैज लार्ज ऑर्बिट देन HST, ऑल्सो लार्जर मिरर विच इज मेड अप ऑफ 18 हेक्सागोनल मिरर्स. तो ये जो इसमें आपसे पूछा गया था कौन सा की फीचर इसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है, तो इसका लार्ज ऑर्बिट तो है HST से, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? बट द रीजन JWST हैज अपर हैंड ऑन HST इज बिकॉज इट्स स्पेक्ट्रम it can see especially in infrared region, because the far most objects which are radiating light when reaches to earth will have a light in infrared radiation spectrum. तो जो इंफ्रारेड लाइट आ रही है उसके बीच में भी ये देख पाता है. यही जो चीज़ है इसकी, ये इसको अलग करती है पुराने वाले हॉबल का जो स्पेस टेलीस्कोप था उससे इसको अलग करती है. इसका ऑर्बिट तो लार्ज है, ये भी ठीक बात है, ये देखिए हैव लार्ज ऑर्बिट, लेकिन इंफ्रारेड में ये देख पाता है. यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिप्लेस करने का. अब आप देखिए कि हम लोग जो ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो आई विल ब्रिंग अ स्मॉल सीरीज, कॉम्पैक्ट एक और सीरीज में लेकर आऊँगी जिसमें कि मैं आपको बताने जा रही हूँ जितनी भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुई पिछले बीते हुए साल में, जो आपके 2022 वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगी. सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी या स्टेट पीसीएससी नहीं, सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए वो जो डेवलपमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सेक्शन में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुए. तो आई विल टेल यू दोज डेवलपमेंट्स ऑल्सो वेरी शॉर्टली, हम वो भी पढ़ेंगे. अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है आरटीएस. आरटीएस एस नोन बाय द ब्रांड नेम मॉस्क्यूरिक्स. मॉस्क्यूरिक्स जो है एक नाम है, इज द फर्स्ट वैक्सीन रिसेंटली डेवलप्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस. कौन सी डिजीज के लिए ये मॉस्क्यूरिक्स वैक्सीन बनाई गई है? बहुत ही रीसेंट है, ये भी न्यूज़ में थी पिछले साल में 2021 में. मलेरिया है, एड्स है, ओमिक्रॉन है या डेल्टा 1 है. तो अब बहुत सारे लोग हो सकता है इसको डेल्टा 1 ओमिक्रॉन ये सब सोचें, लेकिन ये जो वैक्सीन है ये बनाई गई है मॉस्क्यूरिक्स. देखिए इसमें मॉस्किटो के नाम से आपको बताया जा रहा है, तो मॉस्किटो के नाम से आप इसको बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं. तो बता दीजिए इसमें मॉस्किटो से कौन सी बीमारी फैल रही है? मलेरिया फैल रहा है बस, तो मलेरिया के लिए ये वैक्सीन है. तो इस बहुत ही आसान है इसको याद करना. तो RTS इज द फर्स्ट अप्रूव्ड वैक्सीन इन ईयर 2021 विच इज नोन बाय ब्रांड नेम मॉस्क्यूरिक्स. तो मॉस्क्यूरिक्स से इन्होंने बना दिया, मॉस्किटो से इन्होंने वर्ड को उठा लिया, और मलेरिया वैक्सीन जो है ये पहली वैक्सीन है. इंट्रामस्कुलर वैक्सीन है जो कि 75% इसकी एफिकेसी है. मतलब अगर आप इसको ले लेते हैं तो 100 में से 75 लोगों को मलेरिया नहीं होएगा, 25 लोगों को फिर भी हो जाएगा. देखिए अब एक चीज़ को समझ लीजिए, जब भी वैक्सीन या कोई भी दवाइयाँ या कुछ भी ट्रायल होता है उसका 100% कभी भी एफिकेसी नहीं होती है. ये बात आप हमेशा समझ लीजिए. 100% एफिकेसी कभी भी किसी भी वैक्सीन की नहीं हुई है, किसी भी दवाई की नहीं हुई है, क्योंकि अल्टीमेटली जो दवाइयाँ काम करती हैं वो आपके खुद के जेनेटिक मेकअप, आपके खुद के बॉडी रिस्पॉन्स पे काम करती है. जो भी दवाई एडमिनिस्टर की जा रही है वो आपका बॉडी का खुद का मैकेनिज्म किस तरीके से उसको रिएक्ट करेगा उसके ऊपर निर्भर करता है. तो आपने देखा होगा जो कोविड वाली वैक्सीन भी है वो भी 100% एफिकेसी नहीं है, लेने के बाद भी बहुत लोगों को हो रहा है, सिवियर तरीके से हो रहा है और डेथ भी रिपोर्ट होते हैं. तो इसमें वैक्सीन का कोई दोष नहीं होता. इसमें ये होता है कि कोई भी 100% एफिकेसी वाली वैक्सीन बनी नहीं सकती है, क्योंकि जितने लोग हैं उतने तरीके के उनका जेनेटिक मेकअप है, राइट. तो ये पहली मलेरिया वैक्सीन है. रेस्ट ऑफ द थिंग्स यू कैन रीड फ्रॉम PDF. ओके. अगला जो सवाल है उसमें आपसे पूछा जा रहा है नेम द एंटीबायोटिक विच वॉज एक्सटेंसिवली यूज्ड इन ट्रीटिंग अमेरिकन सोल्जर्स इन वर्ल्ड वॉर 2. वर्ल्ड वॉर 2 में उसको अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा यूज किया गया था उनके ऊपर. एंड डेवलपर जो था जिसने ये वैक्सीन बनाई थी उसको नोबेल प्राइज मिला था 1945 में. तो ये कौन सी मेडिसिन की एंटीबायोटिक की बात कर रहा है? वैक्सीन की बात नहीं कर रहा है, ये एंटीबायोटिक की बात कर रहा है. विच नेम द एंटीबायोटिक, कौन सी इसमें से एंटीबायोटिक है जिसको वर्ल्ड वॉर 2 में सोल्जर्स के ऊपर यूज किया गया बहुत वाइडली, और जिसने इसको बनाया उसको नोबेल प्राइज मिलता है बाद में. तो कौन सी थी वो दवाई? पेनिसिलिन थी, अमोक्सिसिलिन थी, क्लिंडामाइसिन थी, या सल्फामेथाजोल ट्राइमिथोप्रिम ये थी. देखिए थोड़ा सा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. तो इसका जवाब जो है, इसका जवाब है पेनिसिलिन. कुछ लोगों को पता होगा इसका जवाब, ऐसा नहीं है, उन्होंने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं. तो इसका पेनिसिलिन जवाब है. तो पेनिसिलिन जो थी वो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी. ये क्लास 12 NCERT में मेंशन भी है जब हम पेनिसिलिन के एंटीबायोटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे. तो पेनिसिलिन जो है वो फर्स्ट एंटीबायोटिक है टू बी डिस्कवर्ड एंड वाज डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. तो हम अच्छे से जानते हैं पहली एंटीबायोटिक है ये. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर किया था और इसको यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और इसके बाद उनको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को नोबेल प्राइज भी मिलता है. तो नेम पेनिसिलिन वाज
आफ्टर द मोल्ड नोन एज पेनिसिलियम नोटेटम। तो ये जो फंगस थी पेनिसिलियम नोटेटम, मोल्ड मतलब फंगस, उसके नाम से इसका नाम रखा गया। पेनिसिलियम नोटेटम जो फंगस है उससे इस वैक्सीन को डिराइव किया गया था। तो वो वर्किंग कर रहे थे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया के साथ। तो ही फाउंड दैट वन ऑफ हिज अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स इन स्टेफाइलोकोकस वाज अनेबल टू ग्रो। स्टेफाइलोकोकाई वाज अनेबल टू ग्रो इन दैट। तो जिस प्लेट पे जब वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे फंगस लगी हुई थी पेनिसिलियम, उसके ऊपर स्टेफाइलोकोकस ग्रो नहीं कर पाया। तो उन्होंने देखा ओहो स्टेफाइलोकोकस जो है ग्रो नहीं कर सकता इस फंगस के प्रेजेंस में। तो उन्होंने उसी फंगस से निकाल के पेनिसिलिन वैक्सीन बना दिया। ओके, तो जो केमिकल वो प्रोड्यूस करती है वो उसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है। तो हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल वाज एस्टैब्लिश मच लेटर बाय अर्न्स्ट चेन एंड हावर्ड फ्लोरे। तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिलता है, फॉर विच all three were awarded in Nobel Prize in 1945 as it was extensively used in treating American soldiers। तो तीनों को मिलता है नोबेल प्राइज, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, अर्न्स्ट चेन को एंड हॉवर्ड फ्लोरे को, तीनों को मिलता है नोबेल प्राइज इस वैक्सीन को डिस्कवर करने के लिए। अगला जो सवाल है वो एनडीए एग्जाम 2021 में पूछा गया सवाल है, लेटेस्ट सवाल। इसमें आपसे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट बायोडाइवर्सिटी इज नॉट करेक्ट। कौन सी बायोडाइवर्सिटी के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बहुत अच्छी स्टेटमेंट्स हैं। द टर्म बायोडाइवर्सिटी वाज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रॉसन इन 1986। ओके, बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है उसको 1986 में कॉइन किया गया है वॉल्टर जी रॉसन के द्वारा। द टर्म बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट वाज कॉइन्ड बाय नॉर्मन मेयर इन 88। द रीजन हैविंग रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट and more than 100 biodiversity hotspots are identified all over the world। अब आप देखिए, अब आप उसमें से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि ये कैसी मतलब अच्छी स्टेटमेंट कैसे हो गई। 86 में वॉल्टर जी रॉसन ने किया या नहीं किया, अब हम कैसे याद रखें। आप यही सोच रहे होंगे अपने हेड में कि इसको हम कैसे बताएंगे, बट आप इसकी चारों स्टेटमेंट पढ़िए। चारों जब आप स्टेटमेंट पढ़ते हैं, 86 में बायोडाइवर्सिटी टर्म कॉइन की जाती है, हमें नहीं पता इन दोनों के बारे में। अगर मान लो आपको नहीं पता, क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता। थर्ड स्टेटमेंट कहती है द रीजन हैविंग रिचेस्ट बायोडाइवर्सिटी इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये तो आपको पता है। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट किसे कहा जाता है, जिसके अंदर बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी होती है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, श्योरली करेक्ट है। अगली स्टेटमेंट देखिए, मोर देन 100 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आइडेंटिफाइड ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। क्या 100 से ज्यादा हॉटस्पॉट है वर्ल्ड में? नो, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स एग्जिस्ट करते हैं पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो, जिसमें से 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाती है। तो इसने यही पूछा था कि कौन सी करेक्ट नहीं है, तो ये आप श्योरली बता सकते हैं ये इनकरेक्ट है। तो आपको अगर ये दोनों स्टेटमेंट्स नहीं भी मालूम है तो अगर आप फोर्थ स्टेटमेंट तक आएंगे तो आप समझ जाएंगे कि यही वाली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। एनडीए एग्जाम में पूछा गया, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन था। आप अगर उस चीज के बारे में जानते भी नहीं है तो भी आप उसका सही जवाब दे सकते हैं अगर आपने अपने दिमाग का सही प्रयोग किया एग्जाम के ड्यूरेशन में, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यही इसका सही जवाब है। एक्सप्लेनेशन क्या है, टोटल कितने बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं? सिर्फ 34 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट आइडेंटिफाइड है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कौन से होते हैं? जिसमें रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है एंड हैविंग हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो वहाँ पे मिल रहे हैं, जो फ्लोरा फौना मिल रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसी जगह पर मौजूद है, कहीं और मौजूद नहीं है, एंडेमिक है वो वहाँ का। इनिशियली 25 हॉटस्पॉट्स वर आइडेंटिफाइड, नाउ 34 हॉटस्पॉट्स आर नोन। मेजर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया आर एज फॉलोज। इंडिया में कौन कौन से हैं? तो इंडिया के अंदर जो है टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, हिमालयाज, इंडो बर्मा रीजन, वेस्टर्न घाट एंड सुंडालैंड। सुंडालैंड कौन सा एरिया है? जिसके अंदर अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो सारे भी आते हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे इंडिया के अंदर हॉटस्पॉट्स हैं। हम एनवायरनमेंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम एनवायरमेंटल सीरीज शुरू करेंगे, उसमें मैं आपको बहुत डिटेल में बताऊंगी एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है और ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं। अगला जो सवाल है वो भी एनडीए एग्जाम 2021 में पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया था Earth's atmosphere is mainly heated by which of the following। कौन सी इसमें से जो रेडिएशन है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करती है? बहुत आसान सवाल, हम इसे काफ़ी बार डिस्कस भी कर चुके हैं अलग अलग सवालों के जरिए। तो शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन है जो अर्थ के एटमॉस्फेयर को हीट करती हैं, या रिफ्लेक्टेड सोलर रेडिएशन हैं जो हीट करती हैं,
या लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो हीट करती हैं, या स्कैटर्ड सोलर रेडिएशन है जो हीट करती हैं? बताएं इसका जवाब। हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एनसीईआरटी में भी हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको इसका फंडा भी बताया था ऐसा क्यों होता है। तो आप में से बहुत सारे लोगों को इसका सही जवाब मालूम होगा, तो इसका सही जवाब जो है लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन ही है। मैंने आपको बताया था जब अर्थ जो है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से जब शॉर्ट वाली जो वेव्स हैं वो आ जाती हैं बादलों को क्रॉस करके, बट लॉन्गर जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस हैं वो क्रॉस नहीं कर पाती। यही हमने कल था क्लाउड थिनिंग के बारे में भी हमने लास्ट सेट में बात किया था। तो जो क्लाउड्स होते हैं वो उसको रोक देते हैं, किसको? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को, जो कि लॉन्ग वेव है, और जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो भी उसमें रोकने में मदद करती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारी अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होना शुरू हो जाता है। तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन इज द राइट आंसर। तो अगर आप बात करते हैं एक्सप्लेनेशन की, तो इनकमिंग सोलर रेडिएशन आप पूरी इसमें से पढ़ सकते हैं। इनकमिंग सोलर रेडिएशन बादलों को क्रॉस कर जाती हैं, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन नहीं क्रॉस करती, और ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो ट्रैप कर लेती हैं उसको, और उससे क्या होता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर गर्म होता जाता है, राइट। अगला जो सवाल है वो 2021 वाले एग्जाम में पूछा गया एनडीए में। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है, हाउ आर एवरग्रीन प्लांट्स विद वुड स्टेम्स हैविंग नेकेड सीड्स क्लासिफाइड? वो एवरग्रीन प्लांट्स की बात कर रहे हैं विद वुड स्टेम, उनका जो स्टेम है वो वुडन है, मतलब कि प्रॉपर ट्री है वो, हैविंग नेकेड सीड्स, उनके जो सीड्स हैं उसके ऊपर कवरिंग नहीं है, नेकेड सीड्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं? तो मैंने जब आपको प्लांट का क्लासिफिकेशन बताया था, बहुत ही आसान सवाल है ये, उसमें आपको सीधा सीधा बताया था जो भी प्लांट्स जिसमें सीड्स है वो दो तरीके के हैं, एंजियोस्पर्म है एंड जिम्नोस्पर्म है। ओके, तो एंजियोस्पर्म है इसका आंसर, या टेरिडोफाइट्स है, या मोनोकोटिलिडन्स है, या जिम्नोस्पर्म है? बताएं। तो एनसीईआरटी सीरीज जिसने भी पढ़ी है उसको तो इसका सही जवाब पता है। तो इसका सही जवाब डी है, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म का मतलब ही ये होता है, जिम्नो का मतलब होता है नेकेड, स्पर्म्स का मतलब होता है सीड, तो जिम्नोस्पर्म नेकेड सीड्स। एंजियोस्पर्म का मतलब क्या होता है, सीड्स आर कवर्ड। तो जिम्नोस्पर्म आर द ग्रुप ऑफ प्लांट्स व्हिच आर क्लासिफाइड एज जिम्नोस्पर्म एज दे हैव नेकेड सीड्स इन देयर ओव्यूल्स एंड आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल, मतलब उनके ऊपर ओवरी वॉल नहीं होती, सीड्स जो होते हैं नेकेड होते हैं। तो सिकोया जो है वन टाइप ऑफ रेडवुड ट्री है, ये जिम्नोस्पर्म है, विच इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री रीचिंग हाइट ऑफ 300 feet. Some plants in this group also have fungal association and nitrogen fixing bacteria. तो हम इसके अंदर एक्सेप्शन पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का सवाल है ये, तो एक्सेप्शन में आपको याद रखना है सिकोया। सिकोया जो है वो एक ट्री है जो कि हाईएस्ट, जिसकी हाइट वो रजिस्टर करता है, तो वो भी एक क्या है, जिम्नोस्पर्म है। अगला जो सवाल है वो भी एनडीए एग्जाम 2021 में पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया है, girth ऑफ स्टेम ऑफ प्लांट्स इंक्रीज ड्यू टू डिविजन ऑफ सेल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ये बोल रहा है जैसे कि प्लांट जो उसका जो तना होता है वो चौड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, बड़ा होता जाता है, तो वो जो बड़ा होता जा रहा है उसमें किसकी ग्रोथ हो रही है? अपाइकल मेरिस्टेम सिर्फ ग्रो कर रहा है, लेटरल मेरिस्टेम सिर्फ ग्रो कर रहा है, स्पाइकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम ग्रो कर रहा है, या बोथ अपाइकल एंड लेटरल मेरिस्टेम ग्रो कर रहा है? बताएं। तो ये सवाल जो है मैंने अपनी एनसीईआरटी सीरीज में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था मैंने, और क्वेश्चन सीरीज में भी बहुत बार डिस्कस हुआ है। मैंने आपको बताया है, अगर अपाइकल मेरिस्टेम की बात करेंगे, मान लीजिए ये स्टेम है तो अपाइकल मेरिस्टेम ऊपर होगा एपेक्स पे, लेटरल मेरिस्टेम साइड में होगा। तो मैंने आपको अच्छे से बताया था जो लेटरल मेरिस्टेम होता था वो इंक्रीज करता था प्लांट के विड्थ को। तो इसका सही जवाब है लेटरल मेरिस्टेम ओनली, अपाइकल मेरिस्टेम नहीं, लेटरल मेरिस्टेम ओनली। तो अपाइकल मेरिस्टेम फाउंड एट द टिप ऑफ द स्टेम एंड रूट, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ ऑफ लेंथ ऑफ रूट शूट्स एंड रूट। ओके, तो लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो इसकी जो थिकनेस है उसको बढ़ाने में काम आता है। तो ये सवाल हम पहले भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, विद डायग्राम डिस्कस कर चुके हैं। सो आई होप आपको ये इस सेट के कुछ सवाल थे, ये आपको ये सवाल सॉल्व करके आई होप बहुत मज़ा आया होगा और आपकी बहुत सारी लर्निंग हुई होगी। आज हमने इसमें थोड़े से डिफरेंट सवाल डाले थे एनडीए एग्जाम से। तो अल्टीमेटली जितने भी एग्जाम्स हैं गवर्नमेंट के, जो भी अलग अलग तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करते हैं, तो आप उसमें से देखेंगे कि मैक्सिमम जो सवाल है वो एनसीईआरटी से ही हो जाते हैं, और जो बाकी के बचे हुए सवाल होते हैं वो करंट अफेयर्स से होते हैं जुड़े हुए, जिनका बेसिक भी आपको एनसीईआरटी से ही मिलेगा। सो थैंक यू सो मच, पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।